रात के 12 बजे मुझे नींद से उठाया, कहा सचिन एक ज़बरदस्त चीज़ मिली है, तुझे बताना है, एक ज़ोरदार बिजनेस है। मैंने घड़ी देखी, रात के 12 बजे थे। मैंने कहा कि सर आपको नहीं लगता कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो अगर आप चाहें तो अपन कल सुबह बैठ सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं रुक ही नहीं सकता, इसीलिए तो अभी आया हूँ तेरे पास, तो तू बुरा ना माने तो अभी बताना है तुझे। मैंने मनी मन सोचा कि रात के 12 बजे ये नींद से उठाने के बाद पूछ रहे हैं, बुरा ना माने तो प्लान दिखाना है, तो मैं बुरा मान भी लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा मान जाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है साहब बताइए। तो जो प्लान उन्होंने मुझे बताया मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और आप देखकर मुझे बताइएगा मेरी जगह आप होते तो आप ज्वाइन करते क्या। इजाजत है? देखना चाहेंगे? सचिन देख, ये तू है। मैंने कहा मतलब? बोले मान ले यहां ऐसे ही गोले बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है मान लिया। फिर बोले तूने 1480 के कपड़े खरीदे। मैंने कहा सर अभी तक तो नहीं खरीदे। बोले मान ले। मैंने कहा मान लिया। फिर बोले तूने 2 लोगों को बेचे। मैंने कहा फिर? बोले 2 ने 4 को बेचे। मैंने कहा फिर? बोले फिर क्या, तू और मैं दोनों करोड़पति। ये प्लान है, क्योंकि वो भी अभी तुरंत ज्वाइन करके आए थे, दिखाना उन्हें भी नहीं आता था। अब आप मुझे बताइए ये प्लान मेरी जगह आप देखते तो ज्वाइन करते? मैं भी आप ही की तरह समझदार हूं, मैंने भी नहीं किया। मैंने इनको एक्सपर्ट कमेंट दिया। मैंने कहा कि सर मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऐसी कंपनियां रोज आती हैं और बंद हो जाती है, मैं तो करूंगा नहीं, और अगर मेरी बात माने तो आप भी मत कीजिए, नाम खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएंगे, लोग ताने मारेंगे। तो जो उनका एक्साइटमेंट का गुब्बारा था उसमें मैंने पिन मारकर छेद कर दिया और हवा निकलनी शुरू हो गई। तो थोड़ा निराश और बुझे हुए स्वर में मेरे अपलाइन ने मुझसे पूछा सचिन तुझे सच में लगता है ये नहीं चलेगी कंपनी? मैंने कहा आप बोलो तो स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ नहीं चलेगी। कॉन्फिडेंस की कमी तो उस समय भी नहीं थी। मैंने कहा लिख के देता हूँ आरसीएम नहीं चलेगी। तो वो लौट गए। हमारे अपलाइन जो राजस्थान से छत्तीसगढ़ में आरसीएम को बिल्ड करने के लिए आए थे, उनको मालूम पड़ा कि पीके देवांगन जो बहुत एक्साइटेड हैं, सचिन अग्रवाल नाम के किसी प्राणी ने उनकी पूरी हवा निकाल दी है। तो सुबह सुबह डैमेज कंट्रोल के लिए उनके घर पहुंचे, जहां पर मैंने पंचर मारा था वहां पर टेप लगा के ठीक किया और फिर से हवा भरी। मेरी भावनाएं समझ रहे होंगे आप। उसी एक्साइटमेंट में मेरे अपलाइन ने मुझे फोन किया और प्यार से कहा सचिन। उनकी आवाज की तलखी सुनकर मैं समझ गया मामला गड़बड़ है। मैंने कहा यस सर। तो बड़े प्यार से उन्होंने कहा तू आरसीएम ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। ये प्यार था उनका, क्योंकि संबंध अच्छे थे तो यही प्यार था। तो कहा तू आरसीएम ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। मैंने कहा कि सर आप बोलेंगे तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे इसमें कोई दम वाली बात नजर नहीं आती। बोले दम को रख किनारे, तू खाली बता तू ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। क्या लगता है आपको मैंने क्या किया होगा? जब इतना अधिकार के साथ कोई बोल रहा है इसका मतलब है संबंध अच्छे थे, सो मैंने ज्वाइन कर लिया। संबंधों पे जो ज्वाइनिंग होती है उस पर काम नहीं होता, सो मैंने भी नहीं किया। और मुझे ऐसी मीटिंग में वो बुलाते रहे और मैं उनको गोलियां देता रहा 6 महीने तक। गोलियां, यू नो गोली, सब जानते हैं। एक से एक गोलीबाज बैठे हैं यहाँ पर। आपने भी अपने अपलाइन को बहुत गोलियां दी होगी है ना, और अभी आपकी डाउनलाइन आपको गोलियां देती है तो तकलीफ होती है, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। सो मैंने 6 महीने तक उनको बहाने बनाए। फिर लास्ट में मुझे लगा ये मानने वाले नहीं है, एक बार तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं मीटिंग में गया तो तकलीफ मुझे कहां पे हुई कि मुझे बाहर गेट पे रोका गया। बोला भाई साहब चालान कटवाना पड़ेगा। आपका भी चालान कटा? अच्छा लगा? पहली बार कितने लोग आए हैं? जब पहली बार आते हैं और चालान कटता है तो कैसा लगता है? गुस्सा आता है। मजा उसी को आता है जिसका चालान कोई और कटाता है। तो मेरा चालान, अच्छा आपसे कितना का चालान कटवाया? 150 रुपये ले लिया? ज्यादा ले लिया सर, मुझसे तो 30 रुपये लिया था 2002 में। हाँ 2002 में सोना 5,000 रुपये तोला था, अभी कितना है? 1,45,000। 29 गुना सोने की कीमत बढ़ गई। थैंक्स टू आरसीएम टिकट की कीमत खाली 5 गुना बढ़ी है, क्योंकि यह आम लोगों का अभियान है। लेकिन मैंने ऑब्जेक्शन किया। मैंने कहा भाई साहब ये 30 रुपये किस बात का है? अंदर समोसा मिलेगा, जलेबी मिलेगी, आलू गुंडा मिलेगा क्या?
किस बात का 30 रुपया? उन्होंने कहा भैया ना समोसा मिलेगा, ना जलेबी, ना आलू गुंडा, बल्कि बैठने की सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी भी गारंटी नहीं है। भीड़ ज़्यादा होती है तो ज़मीन पर भी बैठना पड़ता है। तो बोले अंदर घुसने की फीस है ये। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हा? अंदर घुसने की फीस है? बाजार में कंपनियां विज्ञापन करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, तुम्हारी कंपनी की मीटिंग फ्री में नहीं करा सकती? अरे मैं तुम्हारी मीटिंग में बैठूंगा, मुझे कोई बात समझ में आ गई, मैंने तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया, तुम्हारी कंपनी का धंधा बढ़ेगा, तुम्हारी कंपनी का व्यापार बढ़ेगा, तुम्हारी कंपनी को ये मीटिंग तो फ्री में करानी चाहिए। कुछ गलत बोला मैंने? देखिए गलत अपन बोलते भी नहीं है लेकिन मुझे समझाया गया कि बाजार की कंपनियों में और आरसीएम में यही तो अंतर है। बाजार की कंपनियां विज्ञापन करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करती है, आरसीएम विज्ञापन नहीं करती, अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, आम आदमी को ही अपना मार्केटिंग का पार्टनर बना लेती है। बीच का पैसा जो बिचौलियों को जाता था, वही पैसा आम आदमी को एक सिस्टम के रूप में आना शुरू हो जाता है, और जिससे चंद लोगों की जिंदगी बदलती थी, अब आम लोगों की जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। तो कंपनी ये मीटिंगें नहीं करवाती, ये मीटिंग तो हम लोग करवाते हैं एक दूसरे के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और जो खर्चा होता है टिकटों के माध्यम से बांट लेते हैं, क्योंकि किसी एक का काम तो है नहीं। तो मैंने कहा अगर ऐसा है फिर तो बात ठीक है, फिर तो टिकट लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो भी, अगर टिकट लेना पड़ता है तो भी मैं क्यों लूं? मैं क्यों लूं? मैंने अभी तक हथियार डाला नहीं था। आपको क्या लगा हथियार डाल दिया मैंने? मैंने कहा मैं क्यों लूं? अरे मैंने तो तुम्हारी कंपनी में काम करने के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं है। मैं तो आना ही नहीं चाहता था, 6 महीने से मना कर रहा था, गोलियां दे दे के थक गया, ये बुलाते रहे जबरदस्ती तब आया हूं। तो अगर टिकट लेना ही पड़ता है तो बोले जिसने मुझे बुलाया, मेरे अपलाइन। कुछ गलत बोला मैंने? देखिए मैंने बताया ना गलत अपन बोलते भी नहीं है लेकिन मेरे जो अपलाइन थे ना साहब, वो भी पहुंचे हुए व्यक्ति थे, घाट घाट का पानी पिया था, मेरे जैसे कईयों को पिलाया था। तो अभी तो मेरे अपलाइन थे ना, क्योंकि मुझे आरसीएम में लाना इतना आसान नहीं था। जमाने की ठोकरें खा खा कर हम बहुत सीधे हो गए थे, जलेबी की तरह से। हाँ जलेबी तो आप जानते ही ना, सीधी होती है। तो अगर हमको आरसीएम में लाए हैं तो कुछ तो खूबी उनमें भी रही होगी। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया। प्यार तो आप उनका देख ही चुके हैं, एपिसोड 1 में देखा है ना, याद है ना? अब एपिसोड 2 में भी देखना चाहते हैं तो एपिसोड 2 में देखिए उनका प्यार। बड़े प्यार से समझाया, बोले सचिन देख टिकट तो तेरे को लेना पड़ेगा। ये प्यार था उनका। बोले टिकट तो तेरे को लेना पड़ेगा, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। अब जबरदस्ती और कैसे की जाती है? क्या बोल रहे हैं? टिकट तो तेरे को लेना पड़ेगा लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने कहा मतलब बोले लेना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम है, लेकिन हाँ मीटिंग खत्म होने के बाद अगर अच्छी नहीं लगी मीटिंग तो बाहर निकलकर एक लाइन बोल देना, मुझे मजा नहीं आया, मैं तुझे डबल पैसे वापस करूंगा, 60 रुपए दूंगा। तो मैंने कहा चलो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना बोलने में जाता क्या है, बोल देंगे मजा नहीं आया। 30 के 60 मिलेंगे, जिंदगी में दोबारा ये बुलाएंगे नहीं। एक बार डबल पैसा वापस करना पड़े दोबारा कौन बुलाएगा, ये सोच कर मैं बैठा। लेकिन जब पहली बार मैंने प्लान देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने अब तक सुना था नेटवर्क मार्केटिंग में जो पहले आते हैं वो फायदे में रहते हैं, बाद वाले नुकसान में रहते हैं। ये पहली बार मैंने देखा कि पहले और बाद से कोई मतलब ही नहीं है आरसीएम में। यहां पर जो काम करेंगे वो फायदे में, और जो काम नहीं करेंगे वो फायदे में, जो काम नहीं करेंगे वो भी नुकसान में नहीं रहेंगे। प्रोडक्ट उनको भी मिलेगा, हेलो, बाजार से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बाजार से कम कीमत पर, और उसके ऊपर से फ्री प्रोडक्ट और बहुत सारे बेनिफिट्स, ये तो हर व्यक्ति को मिलेंगे ना साहब। तो ये तो सबको मिलेगा। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने यहाँ नुकसान किसी का नहीं है, ये कैसे है, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं बाहर निकला, मेरे अपलाइन मेरा इंतजार कर रहे थे, सचिन कैसा लगा? अच्छा मुझे क्या बोलना चाहिए था? क्या बोलना था साहब? अरे बोलो ना, भी मिलके तय किया था ना, बताओ ना क्या बोलना। मजा नहीं आया? चूंकि मैं कंफ्यूज था, मेरे मुंह से गलती से निकल गया ठीक लगा। और मेरे कैसे बिजनेसमैन हो यार, 30 रुपए तो लगे थे, आने वाले कितने थे? तो 60 रुपए डूब गए ना। लेकिन उस दिन के बाद मैंने आरसीएम को स्टडी करना शुरू किया। मैंने कुछ किताबें पढ़ी, क्योंकि मेरी एक बैड हैबिट है,
बुरी आदत है कि मैं कोई भी काम करता हूं तो थोड़ा पहले ठोक पीट कर ठोक बजा कर देखता हूं कि काम कैसा है। तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी। सबसे पहले मैंने किताब पढ़ी द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, बर्क हेजेस की किताब है, जिस किताब में वो ये बताते हैं एक पैराबल मतलब दंत कथा, पाइपलाइन की दंत कथा। तो एक दंत कथा के माध्यम से वो नेटवर्क की ताकत को समझा रहे हैं। दो भाइयों की कहानी है, दोनों भाई बाल्टी में पानी भर कर लाते थे। एक भाई के मन में ख्याल आया कि बाल्टी में पानी भर भर के हम कब तक लाएंगे, एक समय के बाद उम्र ज़्यादा हो जाएगी, शरीर में थकान आ जाएगी, कोई बीमारी भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है, तो बाल्टी में पानी भरकर कैसे लाएंगे, कब तक लाएंगे। एक काम करते हैं, पाइपलाइन बिछाते हैं। उस समय तक पाइपलाइन का कंसेप्ट किसी को पता नहीं था, तो एक नया कंसेप्ट था, सबने मना कर दिया। इसने अपना काम जारी रखा और एक दिन पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई और उसके बाद इसके पास एक बहुत आसानी से बड़ा पैसा आने लगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ इसी प्रकार की चीज है कि शुरू शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोग समझते नहीं है, लेकिन जिस दिन आपका नेटवर्क बन के तैयार हो जाता है, आपके पास एक बड़ी इनकम आनी शुरू हो जाती है। मैंने अगली किताब पढ़ी बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी। अगर रॉबर्ट कियोसाकी आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के ये बिजनेस पार्टनर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं आप? यही बेनीपुर में रहते हैं। तो कैसे जानते हैं आप? अमेरिका के राष्ट्रपति है, नाम सुना है आपने। डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं आपको बता दूं, इनकी खुद की 2 नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज है। इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि इनको पता है नेटवर्क का फ्यूचर क्या है, इनको पता है नेटवर्क का भविष्य क्या है। मैंने किताब पढ़ी बिजनेस स्कूल, अगली किताब मैंने पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, और अगली किताब मैंने पढ़ी यू इंक, अगेन बर्क हेजेस की किताब है। तो ये किताबें पढ़ने के बाद मुझे एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यदि अमीर को और अमीर बनना है तो 1000 तरीके बाजार में मौजूद हैं, करोड़पति को अरबपति बनने के 1000 तरीके बाजार में मौजूद हैं, लेकिन एक आम आदमी जिसके सिर पर किसी गॉडफादर का हाथ नहीं, एक आम आदमी जो जन्म से बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं, एक आम आदमी जिसके पास बहुत विलक्षण प्रतिभा नहीं, अगर वो व्यक्ति भी अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, अपने सपने पूरे करना चाहता है, तो एक रास्ता है, उसका नाम है RCM। ये बात समझ में आने के बाद फिर मैं कभी रुका नहीं। और मैं जिसके पास गया, जिसको भी प्लान दिखाया, लोग धड़ाधड़ जुड़ते गए, किसी ने मना ही नहीं किया। जिसके पास गया ज्वाइन, जिसके पास गया ज्वाइन। लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, सर आप कहां थे, हम तो कई सालों से पैसा लेकर आपके साथ जुड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे, ये लीजिए पैसा, ज्वाइन करा दीजिए। लोग जुड़ते गए और मैं यहां आ गया। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? ऐसा किसी के साथ नहीं होता। ऐसा हमको लगता है कि जो आया है ना तो इसके साथ ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, हर व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हर व्यक्ति को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, हर व्यक्ति को नकारात्मक लोगों का सामना करना पड़ता है। कि जब आप कामयाबी के रास्ते पर आगे जाते हैं और जब आप बड़े बड़े सपनों की बात करते हैं तो आपके सपनों पर यकीन करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, आपके संघर्ष में साथ देने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, कामयाबी में सारा जमाना आपके साथ होता है। आप शुरू में मेहनत करेंगे, कोई हां नहीं बोलेगा, कोई यस नहीं करेगा। उस समय आप क्या करते हैं? जब आपको रिजेक्शन मिल रहा है, जब आपके पास रिजल्ट्स नहीं हैं, जब लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है, उस वक्त आपका एटीट्यूड आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, आपके भविष्य को तय करेगा। कि जब अंधेरा है, जब धुंध छाई हुई है और समझ में नहीं आ रहा, 4 हाथ के आगे का दिखाई नहीं दे रहा, उस समय भी जो चलता रहेगा वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा साहब, वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। तो अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और हुआ होगा। तो मेरी शुरुआत किस तरह से हुई जानना चाहेंगे क्या? जानना चाहेंगे? है कलेजा मजबूत? कुछ लोगों की आवाज आ रही है, कलेजा मजबूत है? मैं सबसे पहले गया अपने लंगोटिया यार के पास। लंगोटिया यार समझते हैं आप? किसको बोलते हैं लंगोटिया यार? सरल शब्दों में अगर बात करें तो वो दोस्त जिसके साथ आपने सारे पुण्य और पाप एक साथ किए हैं, एक दूसरे के राजदार, सारी पोल पट्टी जानने वाले, वो होते हैं लंगोटिया यार। राइट? आपका भी है कोई लंगोटिया यार? कितने लोग खुशकिस्मत हैं कि उनका कोई ना कोई लंगोटिया यार है इस दुनिया में। चलिए, ये सबके साथ नहीं हो पाता,
तो खुशकिस्मत हैं आप। मैं गया अपने लंगोटिया यार के पास और मैंने उसको प्लान दिखाया। पूरा प्लान देखने के बाद बोलता है, सचिन भाई एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। सामने से कोई व्यक्ति बोले ना बुरा मत मानना, आप समझ जाना कुछ ऐसा ही बोलने वाला है जो बुरा ही लगने वाला है। आप हेलमेट उलमेट पहन के तैयार हो जाना। सो मैंने कहा बोल भाई। तो बोलता है, भाई अगर आरसीएम की बात करनी हो ना तो दोबारा मेरे घर पे मत आना। आप सोचिए उस समय मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि बोल कौन रहा है? एक सामान्य व्यक्ति बोले कोई बात नहीं, बोल कौन रहा है? मेरे लंगोटिया यार, जिसके मेरे बीच में पैसे की कोई बात ही नहीं है। वो मुझसे 5,000 यूं ही मांगे मैं दे दूंगा, मैं उससे यूं ही मांगू दे देगा। वो 1480 के कपड़ों के लिए मुझे बोल रहा है कि आरसीएम की बात करनी हो तो दोबारा घर पे मत आना। तो मैंने उसको कहा कि भाई तेरे घर पर आऊंगा, दोस्ती निभाऊंगा, आज के बाद आइंदा तेरे को आरसीएम का प्लान नहीं दिखाऊंगा। मैंने वादा आज तक निभाया, आज तक उसको आरसीएम का प्लान दोबारा नहीं दिखाया। ये मैंने और किसी के साथ नहीं किया, बाकी सबको फॉलोअप किया, बार बार किया, दोबारा किया। कोई व्यक्ति कभी जुड़ा, कोई कभी जुड़ा, लेकिन उसको नहीं, क्योंकि वो मेरा लंगोटिया यार था। उसका फर्ज था कि वो मुझे कम से कम करना नहीं करना अलग बात था, डिमोटिवेट नहीं करता। उसने मुझे डिमोटिवेट किया, मेरे घर पे मत आना। तो मैंने कहा तुझे नहीं। लेकिन जब जब आरसीएम का पैसा आया, मैं मिठाई खिलाने उसके पास जरूर गया, मैंने मिठाई खिलाई उसको, है ना। और मुझे जब स्विट्जरलैंड का टूर मिला था आरसीएम से, न्यूट्रीचार्ज से, मैं जब बैठा स्विट्जरलैंड की फ्लाइट में, मुझे पहली बार मालूम पड़ा इसमें सैटेलाइट वाईफाई है। यानी इसमें मैं इंटरनेट कॉलिंग कर सकता हूं, फेसबुक कॉलिंग कर सकता हूं, जूम कॉलिंग कर सकता हूं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकता हूं। मैंने कहा मजा आ गया, अब करेंगे कॉल। किसको? किसको? मेरे दिल की बात को आप कैसे समझ जाते हैं? दिल से दिल का कनेक्शन बन गया है। सो मैंने अपने लंगोटिया यार को कॉल किया, मैंने कहा और भाई क्या हाल है? अगले आधे घंटे तक वही बोलता रहा, अपना दुखड़ा सुनाता रहा। पूछ मत यार, हालत खराब हो गई। जीएसटी ले आती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का नियम कानून का पता ही नहीं चलता। यहाँ गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है, 4 दुकानें और खुल गई है, रेट काट काट के बेच रहे हैं। यहाँ पर सब ग्राहक किसी का सगा नहीं है, उधार खा के भाग जाता है, कभी यहाँ से लेता है कभी वहाँ से। आधा घंटे तक रोता रहा, क्योंकि हम में से 90% लोगों की यही आदत है। कोई हमसे खाली पूछ ले और भाई क्या हाल है, हमें लगता है ये सच में जानना चाहता है। हम पूरा दुखड़ा खोल कर बैठ जाते हैं उसके सामने। पूछ मत, यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है। सास बात नहीं सुनती, बहू ध्यान नहीं देती, पत्नी पीटती है, पति ध्यान नहीं देते। अब मुझे एक बात बताइए, आज तक जितने लोगों के सामने आपने अपना दुखड़ा रोया है, उन्होंने आपकी जिंदगी बदली है? फिर क्यों सुनाते हो? फिर क्यों सुनाते हो? हा? क्यों सुनाते हो साहब? वही लोग पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी ही बात करके आपका मजाक उड़ाते हैं। फिर क्यों सुनाते हो अपना दुख किसी और को? कसम खाओ आज एक चीज, कि आज के बाद कोई पूछे क्या हाल है, बोलना झकास बिंदास, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। किसी को नहीं सुनाने का अपना दुखड़ा, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप जिंदा हैं कि मर गए हैं। लोगों को अपने अपने से पड़ी है, आपसे किसी को नहीं पड़ी है। आप अपने परिवार के लिए जिस दिन खड़े हो जाएंगे, आपके परिवार की सारी तकलीफें दूर हो सकती है, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तैयार हैं खड़े होने के लिए? तैयार हैं खड़े होने के लिए? आधा घंटे तक दुखड़ा सुनाता रहा। आधा घंटे के बाद उसको याद आया मैं भी तो हूं दूसरे साइड पे, तो मेरे को बोलता है मेरी छोड़, तू बता तेरा क्या हाल है। कब पूछ रहा है? आधे घंटे बाद। बोलता तेरा क्या हाल है, तू बता। मैंने कहा मेरी मत पूछ। मैंने क्या बोला? उसको लगा उससे भी ज्यादा खराब है, तो सांत्वना देते बोलता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, सबकी हालत ऐसी है, बताना बताना। दोस्त को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? बताना क्या हुआ, क्या हुआ, बताना बताना क्या हुआ। उसको लगा इसका आरसीएम चल नहीं रहा लगता है, बहुत मिठाइयाँ खिलाता था। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं, है ना। तो साहब बोलता पता ना क्या हुआ। मैंने कहा मैं हवा में उड़ रहा हूं। क्या बोला मैंने? मैं हवा में उड़ रहा हूं। बोलता मतलब मैंने कहा मैं हवाई जहाज में हूं। तो बोलता सचिन भाई एक बात बता, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की तेरी आदत कब जाएगी? मैंने कहा यार मैंने तुझे कब बेवकूफ बनाया? तो बोलता है कि तू मुझसे फोन पे बात कर रहा है और मुझे बोल रहा है कि मैं हवाई जहाज में हूं। क्या मुझे ये मालूम नहीं है कि हवाई जहाज में मोबाइल काम नहीं करता? तो बेवकूफ बना रहा है मुझे। तो मुझे मनी मन हंसी आई, लेकिन मैंने बोला भाई देख ऐसा है, तुझे बिल्कुल ठीक मालूम है, लेकिन तुझे जो मालूम है वो डोमेस्टिक फ्लाइट का मालूम है, ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, इसमें सैटेलाइट वाईफाई है। और तुझे यकीन नहीं आता तो गूगल में सर्च मार के देख ले किस इंटरनेशनल फ्लाइट में सैटेलाइट वाईफाई होता है कि नहीं होता। तो क्या बोलता है मालूम? यार सचिन भाई तू तो किस्मत वाला है यार, हम यहाँ पर मर रहे हैं,
तू एंजॉय कर रहा है, स्विट्जरलैंड जा रहा है, यार तेरी किस्मत है। मैंने बोला कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन सोचा कि बेटा किस्मत वाला बनाने का मौका और बनने का मौका तो मैं सबसे पहले तेरे पास ही लेकर आया था। और तूने क्या बोला? तूने क्या बोला कि अगर आरसीएम की बात करनी हो तो दोबारा मेरे घर पे मत आना, तो तेरी सजा यही है कि तू जिंदगी भर मेरी कामयाबी की मिठाई खाएगा। हम 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई श्याम अग्रवाल, जिनको सबसे पहले ज्वाइन करवाया मैंने, आज स्टार रूबी हैं। सबसे छोटा भाई स्टार एमरल्ड है। हम तीनों भाई एक साथ मम्मी के साथ रहते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं। तो ज्वाइंट में इनकम आती है। जब पहली बार महीने का 50,000 रुपया हमारे घर पर आया, मैं मिठाई लेकर के सबसे पहले अपने उसी दोस्त के पास गया। जब पहली बार 1 लाख रुपया हमारे घर पर ज्वाइंट में आया, मैं मिठाई लेकर अपने उसी दोस्त के पास गया। जब पहली बार 2 लाख रुपया 1 महीने का हमारे घर पर आया, मैं मिठाई लेकर उसी दोस्त के पास गया। जब 5 लाख पहली बार 1 महीने का आया, मिठाई लेकर उसी के पास गया। जब 10 लाख पहली बार 1 महीने का आया, मिठाई लेकर उसी के पास गया। और जब 16 लाख 1 महीने का पहली बार आया, तो मिठाई लेकर उसी के पास गया।